हेलो एवरीवन, मैं हूँ सिमरन शेखर। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएचएम इग्नाइट योर ब्रेन में, जहाँ हम करते हैं अपने ब्रेन की एक्सरसाइज। रोज़ की तरह आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक बार आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किसी भी चीज़ के उत्पादन को, किसी भी चीज़ के पालन को, उस पूरे प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मधुमक्खी पालन जो होता है ना, मधुमक्खी पालन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपीकल्चर। राइट। क्योंकि मधुमक्खी पाला क्यों जाता है? शहद के लिए, और शहद को देख के सभी हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एपीकल्चर। रेशम के कीट जो पाले जाते हैं, रेशम का कीट जो पाला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सेरीकल्चर। अंगूर का जो उत्पादन होता है वाइन बनाने के लिए, या फिर जो घरों में खाया जाता है अंगूर, उसके लिए जो पूरा जो प्रोसेस है अंगूर उपजाने का, लगाने से लेकर कटाई तक का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विटिकल्चर एंड सो ऑन। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, सॉरी, तो आप गो टू द प्लेलिस्ट एंड चेक करो। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं गाइस? आप ना सुनकर खुश हो जाओगे, अब बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, है ना। आज हम लोग संविधान से कुछ पढ़ने वाले हैं। हो गया था कि ज्योग्राफी से ही हम लोग सारे टॉपिक्स बहुत चीज़ें किए जा रहे थे लगातार। तो आज थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम लोग, है ना। आज हम लोग संविधान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अनुच्छेद। अनुच्छेद याद करने वाले हैं आज हम लोग। बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मतलब कंटिन्यूअसली सारे अनुच्छेद देखने वाले हैं। ऐसा इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना आप लोग, मैं पहले ही क्लियर कर लेती हूँ। हम लोग वो सारे अनुच्छेद देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनका आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो हम उन सारे अनुच्छेद को आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो चलो भाई, अनुच्छेद एक। अनुच्छेद एक में क्या बताया गया है? अब ये तो सबको ही याद होगा, क्योंकि जब भी अनुच्छेद पढ़ना शुरू करते हैं तो लास्ट तक भले ही नहीं जाए, लेकिन पहला तो पहले पढ़ ही लेते हैं ना। तो अनुच्छेद एक क्या बताता है? अनुच्छेद ये बोलता है, अनुच्छेद एक, कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अब इसका क्या मतलब हुआ? राज्यों का संघ है। अब देखो, इसका ये मतलब हुआ कि अब देश होता क्या है आखिर? देश क्या होता है? देश क्या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है? क्या पर्टिकुलर कोई आदमी है? क्या पर्टिकुलर कोई शासन वगैरह कुछ ऐसा कुछ है? नहीं। देश क्या है? जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, उन सबको मिलाकर एक जो कंप्लीट होल यूनिट जो बनता है, सारे राज्यों को मिलाकर, तो उसको ही बोलते हैं देश। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग देश। तो यही तो बताया गया है, भारत एक राज्य का संघ है। यही तो बताया गया है अनुच्छेद एक में, कि भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है हमारा प्यारा भारत। ठीक है। अनुच्छेद दो में क्या बताया गया है? अनुच्छेद दो में क्या बताया गया कि अब भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो अब राज्यों के बारे में भी तो बताएगा ना कुछ। अनुच्छेद दो में ये बताया जाता है कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्य अभी हैं फिलहाल, तो नए राज्यों का भी प्रवेश हो सकता है। उसका भी प्रावधान है कि जितने राज्य हैं उसमें कुछ राज्य को ऐड किया जाए, नए राज्य बनाया जाए, तो उसका प्रावधान है। ये बताया गया है अनुच्छेद दो में, कि नए राज्यों का जो प्रवेश है वो हो सकता है। ठीक है। अब नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है, तो जाहिर से बात है नया नया नाम वगैरह का भी करते हैं अब हम लोग, है ना। तो अनुच्छेद तीन में क्या बताया गया है? अनुच्छेद तीन में बताया गया है कि जो भी राज्य हैं, जो भी राज्य हैं, उनके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। राइट। उनको नया नाम दिया जा सकता है, ये बताया गया अनुच्छेद तीन में, कि उनको एक नया नाम दिया जा सकता है, उनके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, उनके सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। जो भी राज्य हैं, उनकी उनके जो भी बाउंड्री लाइंस हैं, उनकी जो भी सीमाएं हैं, उसमें परिवर्तन हो सकता है, उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। ये किस में बताया गया है? ये बताया गया है अनुच्छेद तीन में। राइट। फटाफट से देख लो आप लोग। अनुच्छेद एक में क्या बताया गया है? अनुच्छेद एक में बताया गया कि भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद दो में क्या बताया गया है? अनुच्छेद दो में बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश जो है वो उसका प्रावधान है। राइट। नए राज्य भी बनाए जा सकते हैं, ये अनुच्छेद बताया गया अनुच्छेद दो में। अनुच्छेद तीन में क्या बताया गया? कि जितने भी राज्य हैं उनके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है।
उनके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है और उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, उनकी बाउंड्री लाइंस में परिवर्तन किया जा सकता है, उनकी सीमाओं को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये किसमें बताया गया? ये बताया गया अनुच्छेद 3 में। अब देखो, राज्य हो गया, संघ हो गया, अब रहेगा कौन? राज्य संघ तो है, पर रहने वाले आदमी भी तो होने चाहिए, नागरिक लोग भी तो होने चाहिए। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक बताया गया नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। अब इसमें अनुच्छेद 5 में बताया क्या गया है? अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि कौन लोग नागरिक होंगे। नागरिक कौन लोग होंगे भाई? एक तो वो जिनका तो जन्म ही भारत में हुआ है, वो तो है ही भारत के नागरिक। वो लोग होंगे जो जब संविधान बना था हमारा, जब संविधान बना था तब से वो भारत में रह रहे हों, तो वो भारत के नागरिक हैं। ठीक है, संविधान बना है तब से वो भारत में रह रहे हों तो भारत के नागरिक हैं। या फिर उनके माता पिता उस समय से भारत में रह रहे हों, संविधान के बनने के समय से, तो वो भी क्या है? वो भी भारत के नागरिक हैं। तो ये नागरिकता के बारे में और भी, अब पूरा डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ निकल जाएगा, एक टॉपिक ही आ जाएगा नागरिकता वाला। तो खैर, अभी हम लोग अनुच्छेद याद कर रहे हैं, वो भी टॉपिक लाएंगे हम लोग धीरे धीरे करके, उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, चलो। तो उसमें तो वो सब भी आएगा ना कि नागरिकता छीनी कैसे जा सकती है, या फिर कोई यहाँ पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके माता पिता रह रहे हों या फिर उनका जन्म भी नहीं हुआ तो भी उनको भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है, बहुत कुछ आ जाएगा फिर नागरिकता में। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि किस अनुच्छेद में किस चीज़ के बारे में बात की गई है, धीरे धीरे उसको भी कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो। नागरिकता के बारे में बताया गया किसमें? अनुच्छेद 5 में बताया गया। अनुच्छेद 1 में बताया गया कि भारत राज्यों का संघ है। जब हम लोग रिपीट करें ना इस चीज़ों को, जैसे एक नया बता दिया तो फिर हम लोग जब रिपीट करें ना, तो आप कोशिश क्या करो कि आप भी उसको साथ साथ में रिकॉल करने की कोशिश करो। राइट, आप भी उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, क्या बोला गया था, आप ध्यान से सुनो। तब क्या होगा ना कि इतनी बार रिपीट हो जाएगी कि आपको याद हो जाएगा चीज़। ठीक है, चलो। अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? भारत राज्यों का संघ है। 2 में क्या बताया गया है? 2 में बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश जो है वो हो सकता है। अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है कि जो भी राज्य है उनके नामों में परिवर्तन हो सकता है, उनके सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है। अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया? नागरिकता के बारे में बताया गया, किसमें? अनुच्छेद 5 से 11 में। अब देखो, अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 53 में। राइट, अब किस में आते हैं? अब आते हैं अनुच्छेद 53 में। उसमें क्या बताया गया? अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि कार्यपालिका से संबंधित, जो भी कार्यपालिका है उससे संबंधित जो भी शक्तियां हैं, ठीक है, वो सारी प्रेसिडेंट में, राष्ट्रपति में निहित होंगी। यानी कि अनुच्छेद 53 जो है वो राष्ट्रपति के पावर के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति जितनी भी कार्यपालिका संबंधी जो भी शक्ति है वो सारी राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, चलो। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? उसके बाद होता है अनुच्छेद 64। राइट, अनुच्छेद 64 में क्या बताया जाता है कि उपराष्ट्रपति जो होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। किसका? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा कौन? उपराष्ट्रपति। ये दो हमने देखा। क्या 53 में क्या हमने देखा कि जो भी कार्यपालिका संबंधित शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और 64 में हमने देखा कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब 64 से सीधे स्विच कर जाते हैं 74 पर। ठीक है, 74 में क्या बताया गया गाइस? 74 में बताया गया है कि एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है, एक मंत्री परिषद होगा जिसके टॉप पर कौन होगा? सबसे ऊपर कौन होगा भाई? प्रधानमंत्री। जिसके सबसे ऊपर क्या होगा? टॉप पर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के सलाह और सुझाव पर ही राष्ट्रपति जो है अपने कार्य को संपन्न करेगा। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जो भी सलाह है, जो भी सुझाव है, उस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, तो एक बार राष्ट्रपति उसको बोल सकते हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद फिर से वही चीज़ें उनके सामने आती है तो उस हिसाब से राष्ट्रपति को कार्य करना होगा। ये किस में दिया गया? ये दिया हुआ है अनुच्छेद 74 में। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे 76 में देखो। 76 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद
6 में दिया दिया गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो ये हमने अभी तक देखा। चलो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं 78 में कि 78 में जो है वो क्या दिया हुआ है। तो 78 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री का कार्य क्या होगा। प्रधानमंत्री का काम होगा कि जो भी विधिक मामले हैं, जो भी राजनीतिक मामले हैं, जो भी प्रशासनिक मामले हैं, उन सब से रिलेटेड, प्रशासनिक, राजनीतिक, विधिक, इन सब से रिलेटेड कोई सूचना है तो वो राष्ट्रपति तक पहुंचाए, राष्ट्रपति को वो सूचना दें, अगर राष्ट्रपति इस बारे में जानना चाहते हो तो। ठीक है, अगर राष्ट्रपति जानना चाहता हो कि प्रशासनिक जो व्यवस्था है, राजनीतिक चीज़ें हैं, विविध चीज़ें, उन सब में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसकी सूचना देना क्या काम किसका है, प्रधानमंत्री का है, अगर राष्ट्रपति इस बारे में जानना चाहता हो तो। ठीक है, तो ये किस में दिया गया है, ये दिया गया है अनुच्छेद 78 में। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 86। ठीक है, उसके बाद किसके बारे में बताया गया, अनुच्छेद 86 के बारे में बताया गया। 86 में क्या है कि राष्ट्रपति के 2 अधिकारों के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में बताया गया है। कौन से अधिकार भाई, अनुच्छेद 86 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो संसद को संबोधित कर सकता है और उसे संदेश भेज सकता है। संसद को संबोधित करना और उसे संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अनुच्छेद 86 में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं 89 में, 86 के बाद 89 कि 89 में क्या कहा गया। अनुच्छेद 89 जो है, 89 जो है अनुच्छेद, उसमें बताया गया है कि राज्यसभा का एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। राइट, राज्यसभा का एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। ये किसमें बताया गया है, ये बताया गया है अनुच्छेद 89 में कि राज्यसभा का एक सभापति और उपसभापति होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में क्या बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 108 में बताया गया है कि कोई भी विधेयक है, राइट, यदि किसी भी विधेयक को लेकर दोनों सदन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो गया, गतिरोध उत्पन्न हो गया है, दोनों के जो थॉट्स हैं वो सेम नहीं हो रहे, राइट, तो क्या होगा कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ठीक है, दोनों सदन को एक साथ बुलाकर उनके बीच के मामले को हल करने का प्रावधान है। अब 2 लोगों में लड़ाई हो जाती है तो क्या करते हैं, दोनों को बिठाते हैं सामने और फिर दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम थोड़ा सा झुक जाओ या तुम थोड़ा सा बढ़ जाओ, मतलब यही चीज़ है, बड़ी जेन्युइन सी चीज़ है, राइट। तो वही है 108 में भी। ठीक है, कि अगर दोनों किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट, कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया तो संयुक्त अधिवेशन बुलाओ और फिर सामने सब लोग एक साथ बैठकर उस मामले को सुलझाओ। तो ये किस में है, ये है 108 में। एक बार क्विक रिवीजन कर लो आप लोग, है ना। चलो, अनुच्छेद 1 में क्या था, अनुच्छेद 1 में था कि भारत राज्यों का संघ है। 2 में क्या था, अनुच्छेद 2 में था कि जो राज्य हैं, ठीक है, उसमें से नए राज्य जो है बनाए जा सकते हैं। 3 में था, अनुच्छेद 3 में दिया गया था कि जो भी राज्य हैं उनके नाम में परिवर्तन हो सकता है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है। अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया है कि कार्यपालिका संबंधित जो भी शक्ति है वो किस में होगी, वो सब राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, अनुच्छेद 64 में क्या बताया गया है, 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। उसके बाद 64 से हम लोग स्विच कर गए थे कहाँ, 74 में। 74 में बताया गया था कि एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके सबसे टॉप में कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, जिसके सलाह और सुझाव पर राष्ट्रपति अपने कार्य को संपन्न करेगा। हालांकि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी कह सकता है, लेकिन अगर पुनर्विचार करने के बाद वो वापस से आए चीज़ें तो उसको उस कार्य को करना होगा। ठीक है, ये हमने किस में देखा, ये हमने देखा 74 में। उसके बाद हमने देखा 76 में हमने क्या देखा कि राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। 78 में हमने क्या देखा, 78 में हमने देखा कि प्रधानमंत्री का कार्य क्या होगा कि जो भी राजनीतिक या विधिक या प्रशासनिक जो भी कार्य है उनसे रिलेटेड जो भी सूचना है वो राष्ट्रपति को दे। ठीक है, अगर राष्ट्रपति उस बारे में जानना चाहता है तो। ठीक है, ये हमने किस में देखा था, ये हमने देखा था 78 में। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं 86। ठीक है, कि 86 में क्या होगा,
86 में होगा कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी भी विधेयक, किसी भी समय वो संसद को संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि वो संसद को संबोधित कर सकता है या फिर उसे संदेश भेज सकता है। ये किसने बताया गया? ये बताया गया 86 में कि राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है या फिर उसे संदेश भेज सकता है। ठीक है, उसके बाद 86 के बाद 89 हमने पढ़ा था, राइट। 89 में हमने क्या पढ़ा था कि राज्यसभा का एक उपसभापति होगा और एक सभापति होगा, या एक सभापति उपसभापति ऐसे भी याद रखो। राज्यसभा का एक सभापति और उपसभापति होगा। ये हमने किस में देखा था? ये देखा था अनुच्छेद 89 में। उसके बाद हमने देखा 108 कि 108 में क्या होगा, जैसे मैंने अभी तुरंत बताया था कि अगर किसी भी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया है, कोई कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो गया है, दोनों के विचार जो है मेल नहीं खा रहे, तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, संयुक्त रूप से उन्हें बैठाया जाए साथ में और फिर उस मामले का हल जो है वो निकाला जाए। ठीक है, कि उस मामले में क्या और किया जा सकता है उसके बारे में सब एक साथ बैठकर डिस्कस करें। ठीक है, तो ये अभी तक हमने एक बार रिवाइज कर लिया क्विक। अब देखते हैं हम लोग 110 के बारे में कि 110 में क्या है। 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, धन विधेयक को किसमें परिभाषित किया गया है? 110 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। 111 आप देखते हैं, 111 तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 111 में क्या है कि कोई भी विधेयक अगर दोनों सदनों से के द्वारा पास होकर, दोनों सदनों के द्वारा फिर राष्ट्रपति के पास जाए कोई भी विधेयक, तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए, ठीक है, या तो उसको स्वीकृत कर सकता है या तो उसको स्वीकार कर सकता है राष्ट्रपति, या तो उसको अस्वीकृत कर सकता है या तो उसको मानने से मना कर सकता है। उसके बाद उसको क्या करता है? स्वीकृत कर लिया तब तो भाई ठीक ही है, अगर अस्वीकृत करता है तो वो उसको पुनर्विचार करने के लिए बोलता है, राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार करने के लिए बोलता है। लेकिन अगर पुनर्विचार करके, ठीक है, अगर पुनर्विचार करने के बाद भी फिर से वही चीज़ें आए सामने, सबके द्वारा उसी को मत दिया जाए कि हाँ भाई ये सही है, तो राष्ट्रपति फिर उसे नहीं मना कर सकता। ठीक है, राष्ट्रपति फिर दोबारा उसे मना नहीं कर सकता है। तो ये किस में दिया गया है? ये दिया गया है 111 में। ठीक है, 108 में क्या था कि अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाए, तो साथ में बैठकर सुलह किया जा सकता है। और 110 में क्या है कि अगर किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृत कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। अस्वीकृत करने के केस में वो उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर पुनर्विचार करने के बाद भी अगर वही चीज़ें फिर से सामने आई, सबका उसी के पक्ष में मत हो, तो राष्ट्रपति फिर उसे दोबारा अस्वीकृत नहीं कर सकता है, लौटा नहीं सकता है। ये किस में दिया गया है? ये दिया गया है ये दिया गया है अनुच्छेद 111 में। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो 112 की बात करते हैं। अगर हम लोग अनुच्छेद 112 की बात करें कि अनुच्छेद 112 में क्या लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 112 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में, हर फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रपति संसद के समक्ष, संसद के सामने बजट प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अब इसमें बड़ा लोग को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वित्त मंत्री है या राष्ट्रपति करेंगे, ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है गाइज। अगर राष्ट्रपति ऑप्शन में है तो आपको राष्ट्रपति को ही टिक करना है, राइट। कि राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, सदन में क्या करते हैं, बजट प्रस्तुत करते हैं जो 1 अप्रैल से शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, 123 की बात करें, अगर हम लोग अनुच्छेद 123 की बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अवकाश के समय, मतलब जब सत्र नहीं चल रहा होता है, तो उस समय राष्ट्रपति के पास अधिकार है। क्या अधिकार है भाई? राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार होता है कि जब सत्र नहीं चल रहा है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है, राइट। तो ये हो गया अनुच्छेद 123 की बात। अनुच्छेद 124 की बात करें हम लोग, आर्टिकल 124 की बात करें तो इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का गठन, ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में, राइट, कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन ये किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है। तो आपको आंसर क्या करना है? आर्टिकल 124, राइट। 124 में क्या लिखा है
कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन होगा। और अगर हम लोग 129 की बात करें कि 129 में क्या लिखा हुआ है, तो 129 में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो एक अभिलेख न्यायालय है। कौन सा न्यायालय है? अभिलेख न्यायालय है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात कर दी? ये हमने बात की आर्टिकल 129 की। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 148। आर्टिकल 148 की बात करें गाइस कि आर्टिकल 148 में क्या लिखा हुआ है। तो 148 जो आर्टिकल है उसमें ये लिखा हुआ है कि महालेखा परीक्षक और नियंत्रक, इसकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी नियुक्ति इनकी। किसकी? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ये किस में लिखा गया? ये लिखा गया 148, आर्टिकल 148 या अनुच्छेद 148वां जो मैं बोल रही हूँ उसमें ये लिखा गया है। ठीक है, अब याद करो हमने क्या पढ़ा अभी कुछ देर पहले कि एक मंत्री परिषद होता है जिसकी सबसे ऊपर में कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जो सलाह देता है किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, और राष्ट्रपति उनके सलाह सुझाव से अपने कार्य को संपन्न करता है। ठीक है, तो देखो जो राष्ट्रपति का, देश में जो स्थान राष्ट्रपति का होता है, राज्यों में वही स्थान किसका होता है? राज्यपाल का होता है। पूरे देश में जो राष्ट्रपति का स्थान होता है, राज्य में होता है राज्यपाल का। और पूरे देश में जो प्रधानमंत्री का पद होता है वही राज्य में होता है मुख्यमंत्री का। ठीक है, तो एक मंत्री परिषद राज्यों में भी होता है। ठीक है, राज्यों में क्या होता है कि राज्यों में भी एक मंत्री परिषद होता है जिसकी सबसे टॉप में कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, राइट, जिसके सलाह से सुझाव से राज्यपाल अपना कार्य जो है वो संपन्न करता है। तो ये किस में लिखा गया? ये लिखा गया है अनुच्छेद 163 में। ठीक है, ओके, तो आज हमने क्या पढ़ लिया? आज हमने बहुत सारे अनुच्छेद के बारे में पढ़ लिया है और भी कई सारे अनुच्छेद हैं, क्योंकि अनुच्छेद जो है ये कुछ थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। बट एक ही दिन में सारा पढ़ने से क्या होगा, आपको ना सब भौच पौच हो जाएगा, कुछ नहीं याद रहेगा फिर। ठीक है, और ये टॉपिक ऐसा है कि आपको सच में ब्रेन की एक्सरसाइज करने पर मजबूर कर देता है। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ ना कि वेलकम टू जी के जिम, जहाँ हम करते हैं ब्रेन की एक्सरसाइज, तो ऐसा ही होता है यहाँ पे। आज के टॉपिक में आपको ज़रूर ब्रेन की एक्सरसाइज करनी पड़ गई होगी। तो ठीक है, फिर अब मिलेंगे हम लोग इसी के नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन पूछूंगी। जो भी मैंने आज पढ़ाया है आपको, जो भी हमने आज डिस्कस किया है, उससे मैं आपको क्वेश्चन भी करूँगी, राइट। अगर क्वेश्चन सुनते ही आपके माइंड में स्ट्राइक कर गया कि हाँ भाई इसका आंसर ये होगा, जैसे आपको ना जुबान पे होना चाहिए ये चीज़ें, राइट। जैसे ही मैं बोलूँ ना कि 64, आर्टिकल 64 में क्या है, तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। 74 में क्या है, तो एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। 53 में क्या है भाई आर्टिकल में, तो जो भी कार्यपालिका संबंधित जो भी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, तो ऐसे तुरंत क्विक आंसर आपके माइंड में आना चाहिए कि कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? अनुच्छेद 5 से 11 में क्या दिया हुआ है? नागरिकता संबंधित जितनी भी चीज़ें वो दी हुई है। तो आपको मैं कल क्वेश्चन करूंगी और क्वेश्चन सुनते ही आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तब तो फिर आपके लिए थम्स अप, अदरवाइज आपके लिए थम्स डाउन। ठीक है, तो मिलते हैं कल। और आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, आपकी ज़रा भी मदद हुई हो, तो ज़रूर लाइक कीजिए। उससे आपका कुछ जाएगा तो नहीं, हाँ मैं ज़रूर खुश हो जाऊँगी। तो खुशियाँ बांटते रहना चाहिए, है ना। तो और हाँ, लास्ट क्लास में आप शायद सब्सक्राइब करना भूल गए थे, तो आज मत भूलिएगा, आज ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।